अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज़ का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से जिनकी बैलेटिंग हो चुकी है वही है, लेकिन मैप रिलीज़ नहीं हुआ। मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने कंसर्न्स शो करते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ, और हम इसको नहीं मानते। आज के इस पर्टिकुलर व्लॉग में इस पर्टिकुलर इशू कह लें, मेरे नज़दीक ये इशू नहीं है। एज़ फार एज़ द रियल स्टेट जो फाइल्स की इकॉनमी को जिस तरह हम समझते हैं मार्केट में, मेरे नज़दीक ये इशू नहीं है। कंसर्न ज़रूर कह सकते हैं, शिकवा कह सकते हैं, शिकायत कह सकते हैं, सवाल कह सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूँ तो मुख्तलिफ़ लोगों का सवाल ये है, सवाल वो ये करते हैं कि जो डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अपनी बैलेटिंग तो कर देते हैं और कह देते हैं जी बैलेटिंग होगी, मुबारकबाद, बैलेटिंग का इवेंट भी हो गया, बैलेट हो गया। बैलेटिंग का नंबर ये है कि जो मेम्बरान हैं जिनके पैसे जो है अप टू डेट होते हैं, ये जो पॉलिसी के हवाले से अप टू डेट रहते हैं, पॉलिसी को फॉलो करते हैं। एक इवेंट होता है सोसाइटीज़ का, सोसाइटी इवेंट कंडक्ट करती है और इवेंट कंडक्ट करने के बाद वो अनाउंस कर देती है कि जी मुख्तलिफ मेम्बरान का प्लॉट नंबर ये है, स्ट्रीट नंबर ये है, एंड all the information which was not given to you by the society at the time of बुकिंग के बाद साल 2 साल बाद जब बैलेटिंग होती है तो आपको आपके प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसमें जब बैलेटिंग होती है तो प्लॉट नंबर अलॉट किए जाते हैं, प्लस मैप भी रिवील कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो बैलेटिंग कर देती हैं लेकिन फ़ौरन वो जो है अपना मैप रिवील नहीं करती, मैप के लिए वो टाइम लेती हैं, बाद में रिवील करती हैं। मैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के नाम ले लेता हूँ जिनकी अभी रिसेंटली बैलेटिंग हुई है, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी उनका मैप नहीं रिवील हुआ। नंबर 1 ताज रेजिडेंशिया 3.5 मरला के प्लॉट्स की इन्होंने बैलेटिंग की है और अभी उनका मैप रिवील नहीं हुआ। सिमिलरली रूडन इनक्लेव बैलेटिंग कर चुके हुए हैं एक, लेकिन अभी तक उसका भी मैप रिवील नहीं हुआ। ब्लू वर्ल्ड सिटी बैलेटिंग कर चुके हुए हैं, मैप रिवील नहीं हुआ। क्या मैप रिवील ना होना कोई बहुत बड़ी फ्रॉड की अलामत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैप रिवील ना होना किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की अलामत है? बिल्कुल नहीं। क्या ये वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ अपने प्रॉपरली लेआउट प्लान के साथ चलती हैं, उनकी प्रॉपर एनओसी के भी कंसर्न्स होते हैं, लिटिगेशन के भी कंसर्न्स होते हैं, मुख्तलिफ कंसर्न्स होते हैं। पाकिस्तान में हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में एक लैंड ख़रीदना भी आसान नहीं है। जब आप लैंड ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान के बाहर कहीं पर भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप लैंड ख़रीदते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने फ़ाइलों में नहीं जाना, हमने लैंड ख़रीदना है जी। वो लैंड ख़रीदते हैं, वो जाके रजिस्ट्री इंतकाल अपना हासिल करते हैं, उसके बाद कब्ज़ा ले लेते हैं जगह का। ऐसे ऐसे फ्रॉड भी हैं यहाँ पे कि वो कब्ज़े वाले जो प्लॉट्स होते हैं वो भी आपको पता लगता है जी वो भी फ्रॉड हो चुका हुआ है। जो आपको कब्ज़ा मिला था वो भी फेक है, और जो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री इंतकाल आपके पास है वो उस पर्टिकुलर जगह की है ही नहीं जो आपको बता के बेची गई। सबसे बड़ा फ्रॉड है इस वक्त, रीसेंट फ्रॉड है गुलशन कश्मीर। 3 लाख लोगों के साथ स्कैम हुआ है पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, और अभी से नहीं, वो 1988 से लोगों ने प्लॉट बुक कराए हुए थे। लोगों को प्रॉपर जो है प्लॉट नंबर अलॉट थे, रजिस्ट्री दी हुई थी, इंतकाल दिया हुआ था उनके नाम का, लोगों को कब्जे दिए हुए थे जगह के, लोगों ने वहाँ पे 4 दीवारियाँ कराई हुई थी। ऐसे ऐसे केसेस मेरे सामने हैं, लोगों ने घर बनाए हुए थे, पता लगा स्कैम हो गया। वो जो कागज़ उनके पास थे वो कागज़ उस जगह के थे ही नहीं, वो जगह उन्होंने बचा के रखी हुई थी, किसी और को सेल आउट कर दी। वो जिनको सेल आउट की वो फ़ौरन आए, उन्होंने जो है वो घर गिराना शुरू कर दी। भाई हमारी ज़मीन पे अपने घर कैसे बना के रखे हुए हैं, अभी तो हमने इसको ख़रीदा है। तो इतना बड़े लेवल पे जाके स्कैम होता है जब आप रियल स्टेट में प्रॉपर्टी बाय करते हैं। और मैं पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। लोग तो कहते हैं ना फाइलें फ्रॉड है। जब आप फाइलों में जाते हैं तो फाइलों में ये होता है, अगर आप प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेना, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट है और आपको प्लॉट नंबर अलॉट हो गया है, मैं कहता हूँ कि आप 100 साल बाद भी वापस आते हैं ना तो वो प्लॉट वहीं पर पड़ा होता है। उस प्लॉट पे कोई नहीं जा सकता, 1 इंच पे भी नहीं जा सकता, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं सोसाइटीज़। सेकेंडली सोसाइटी सेफ़ होती हैं। नंबर 3 प्लान्ड होती है, प्रॉपर एक गवर्निंग बॉडी होती है सोसाइटी की जो उसको लुक आफ्टर कर रही होती है, तो तमाम तो चीज़ें होती हैं। प्लस सोसाइटी जब बनती है तो एक प्लान्ड तरीके से बनती है, उसमें पता होता है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल घर है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे जो है मार्केट होनी चाहिए, सिक्योर्ड होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रेफर समझते हैं। अभी आप बहरिया टाउन खाली पिंडी की एग्जांपल ले लें, अभी भी बहरिया टाउन रावलपिंडी में मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं। मैं फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 4-5 तक की बात करूँगा, जो कि कई टाइम से पड़े हैं और आस-पास में इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई, वो प्लॉट्स पड़े हुए हैं और किसी में आज तक ये मजाल नहीं है कि कोई भी उसकी 1 इंच पे भी कब्ज़ा कर सके। तो आपके प्लॉट्स सोसाइटीज़ में सिक्योर्ड होते हैं, बशर्ते कि सोसाइटीज़ जो हैं काफ़ी रिप्यूटेड हो। जिन लोगों की बैलेटिंग हो चुकी हुई है डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की, ताज रेजिडेंशिया की होगी, ब्लू वर्ल्ड सिटी की होगी, रूडन एनक्लेव की होगी, अब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। ताज रेजिडेंशिया तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो तो काफ़ी ज़्यादा उसका एनओसी भी अप्रूव्ड है, काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छे लेवल पर हम रेट करते हैं। लेकिन बाल एनक्लेव है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अकॉर्डिंग टू द माई रिसर्च, जहाँ तक जब तक 3 बैलेटिंग नहीं हो जाती, आफ्टर 3rd बैलेटिंग
वो अपना मैप रिवील करते हैं, और मे बी आफ्टर थर्ड बैलेटिंग वो फर्स्ट बैलेटिंग का मैप रिवील करते हैं। नॉर्मली सोसाइटीज़ की पॉलिसीज़ में ऐसा होता है क्योंकि उनको जो है डिफरेंट मामला जो हैं क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सोसाइटी बनाना इतना आसान काम नहीं है। जब भी कोई भी डेवलपर आके सोसाइटी इस्टेब्लिश करना चाहता है, उसको बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। और जब लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए चैलेंजेस कम होते हैं, वो प्लॉट ही खाली एक आपको 2 करोड़ 3 करोड़ का दे रहे होते हैं। वो चैलेंजेस से निपट लेते हैं क्योंकि बहुत बड़े हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं। जिस तरह सिमिलरली अभी 18 ने जो है अपना पहला जो विला डिलीवर किया है, तो 18 जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए के वहाँ पे घर है, तो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे ऐसे केसेस नहीं आते। लेकिन जिन सोसाइटीज़ में जिन पैसे भी आपने किस्तों में अदा करने हैं, तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें क्लियर अप होती रहती हैं। इन सोसाइटीज़ में होता है कि इनकी बैलेटिंग पहले हो जाती है, मैप बाद में आते हैं। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह मुख्तलिफ लोगों ने ना एक बड़ा प्रोपेगेंडा बना लिया होता है, जी बैलेटिंग होगी, मैप नहीं आया, फ्रॉड है। मैं उनसे कहूँगा कि आपको इस चीज़ का आंसर हासिल करने के लिए आपको सोसाइटी की जाके सबसे पहले पोर्टफोलियो को खुद स्टडी करना चाहिए। उसके बाद उसका एनओसी कितने अंडर प्रोसेस है, इस पे खुद तहकीक करनी चाहिए। नंबर 3, एनओसी कैसे मिलता है, इसके बारे में कंप्लीट जो है आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आपके पास ये 3 इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारे लोग जिनके इन्वेस्टमेंट्स छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हैं, छोटे से मेरी मुराद उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अपना आंसर मिल जाएगा। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट जितने भी हैं पिंडी इस्लामाबाद, वो कहते ज़रूर है कि हमने 4 साल में जो है डिलीवर कर देना है, या हम जो है पेमेंट प्लान 4 साल का रख रहे हैं, हम दे जाएंगे प्लॉट, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अच्छा खासा टाइम लेते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।